नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप 16 महाजनपदों में मगध जो है सर्वशक्तिशाली राज्य था। ठीक है, आपने पीछे की वीडियो में पढ़ा महाजनपद के बारे में, तो उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली था वो था आपका मगध। ठीक है, और इसका विकास जो है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका जो है उदय और विस्तार जो है तेजी से होता है, 6ठी शताब्दी से लेकर के 4ठी शताब्दी तक। अच्छा, अब देखिए जो है ये मगध का क्षेत्र कहाँ पे है। जैसे आधुनिक इस समय जो है आपका पटना और गया जनपद के जो क्षेत्र हैं वो जो है मगध का क्षेत्र होता था। अच्छा, अब देखिए जो है मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कारण था जो है कि मगध का उत्कर्ष और महाजनपदों से बहुत तेजी से हुआ और शक्तिशाली रूप में सामने आया। तो देखिए पहला कारण जो है वो है भौगोलिक क्षेत्र। दोस्तों जैसे कि आप देखिए कि जो इसकी राजधानी थी गिरिवज्र जो है राजगृह और आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये दोनों जो है सुरक्षित थे। जैसे कि आप जो है राजगृह देखिए, तो राजगृह जो था वो पहाड़ों से घिरा था और जो पाटलिपुत्र बना हुआ था वो नदियों से घिरा हुआ था। तो बाहरी आक्रमण से जो है वो इनको सुरक्षित करता था। ठीक है, तो जब सुरक्षा हो गई तो सुरक्षा की से जो है आपका विकास होने लगा, क्योंकि आक्रमण का भय जो है ना के बराबर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कारण था आपका भौगोलिक में। और आगे देखिए आर्थिक कारण क्या थे मगध के उत्कर्ष में। आर्थिक कारण जैसे दोस्तों आपने देखा कि जो नदियों से घिरा होने की वजह से तो कृषि जो है, पानी की सुविधा, उपजाऊ जो है अच्छी, तो पैदावार ज़्यादा अच्छी होती थी। और भी जैसे कि आपकी धान की जो रोपाई पद्धति थी उसका प्रयोग, और जो कृषि पंचांग है उसका जो है प्रयोग, क्योंकि कृषि पंचांग में आप देखते हैं कि खेती के बारे में अच्छे से जानकारी है। और कृषि में जो है लोहे का प्रयोग करते हैं, तो लोहे के प्रयोग से जो है ये खेती जो है ज़्यादा मात्रा में और गहरी खुदाई होने की वजह से पैदावार बढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब पैदावार बढ़ गई तो उपज जो है अधिशेष होने लगा। अधिशेष यानी कि जैसे आपका जो हम उपयोग करते हैं जो है, जैसे आप हमने अनाज को उपयोग किया, हमारे जो उपयोग के बाद जो अनाज बच जाता है वो जो है अधिशेष हो जाता है। तो भारी मात्रा में अधिशेष बचने लगा। अधिशेष तो और कर भी अधिशेष होने की वजह से, और कर भी अच्छे खासे राज्य को मिलते थे, तो कर की वजह से फिर जो है सेनाएं, बड़ी बड़ी सेनाएं रखी जाने लगी और हथियार बनने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आर्थिक कारण में था। सैनिक संगठन वहाँ का अच्छा था। जैसे कि जो जंगली क्षेत्र था वहाँ से हाथियाँ जो है बड़ी मात्रा में मिलती थी। लोहे और जो है जैसा कि आप देखते हैं कि लोहे की खदान भी यहाँ पे मिलती थी, तो लोहे के हथियार बनते थे। और जो है हाथियों की जो है जैसे दलदली वहाँ के क्षेत्र थे, तो भाई हाथियाँ जो है युद्ध में कारगर होती थी। घोड़े उतनी तेजी से नहीं चल पाते थे। ठीक है, तो इस तरह जो है सैनिक संगठन भी काफ़ी मजबूत हुआ और मगध के उत्कर्ष में जो है योगदान मिला। अच्छा, अब देखिए आगे शासकों की दृढ़ इच्छा शक्ति। देखिए शासक जो थे मगध को एक के बाद एक जो है एक से, जैसे आप देखिए बिंबिसार है, अजातशत्रु है, और आपका शिशुनाग है, और जो है महापद्मनंद है। इस तरह के जो शासक हैं वो एक के बाद एक जो है अच्छे जो है शासक मिले, अच्छे नेतृत्वकर्ता मिले, जिससे कि जो है आपके मगध के उत्कर्ष में
इसको जो है काफ़ी योगदान मिला। अच्छा आगे देखिए, अब हम लोग जो है मगध का आरंभिक इतिहास को देखते हैं। तो दोस्तों, मगध का आरंभिक इतिहास में हम जो है मगध का सबसे पहले वर्णन अथर्ववेद में हमें मिलता है, ठीक है। और जैसे कि आप देखेंगे वैदिक साहित्यों में भी, तो मगध और शाक्यों का जो है उनका जो है बुराइयां की गई हैं वैदिक साहित्य में। अच्छा, और देखिए महाभारत और पुराणों में से भी हमें मगध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत में ही हमें आपका जरासंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखिए, वसुचैद, देखिए बृहदत्त वंश का जो है बृहदत्त था, और वही जो है बृहदत्त वंश की नींव डालता है, ठीक है। मगध का प्राचीन राजवंश स्थापित करता है बृहदत्त, ठीक है जो है, और इस वंश का नाम बृहद्रथ वंश था। अच्छा, इनके पिता जो है बृहदत्त वंश थे वसुचैद उपचरी, वसुचैद उपरिचर, ठीक है। तो मगध की प्राचीन राजधानी वसुमती जो राजकीय ग्रीव जो थी, ठीक है, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, वसुचैद उपरिचर ने, ठीक है। ये जो है इनके बृहदत्त के पिता थे। उसके बाद आगे देखिए, बृहदत्त का पुत्र जो है जरासंध था, ठीक है। यह एक प्रतापी जो है शक्तिशाली राजा था। उसके बाद इसको जो है श्री कृष्ण के द्वारा इसकी हत्या की गई थी, जैसा कि आपने महाभारत में भी देखा होगा। तो उसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जो है भीम को कहते हैं कि उसको जो है चीर के आधा इधर फेंक दीजिए, है ना, महाभारत में आपने देखा ही होगा। तो उसके द्वारा जो है श्री कृष्ण के द्वारा जरासंध की हत्या होती है। और इस वंश के जो बृहदत्त वंश है उसका अंतिम जो है, इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था, ठीक है फ्रेंड्स। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। तो ये हो गया। अब मगध के जो है प्रमुख शासक एवं राजवंश को आप जो है देखिए, ये राजवंश मैंने कॉलम बनाया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला जो है राजवंश आपका आता है, पहले आप तो बृहदत्त वंश को आपने देख लिया, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर एग्जाम में पूछता है कभी कभी, तो बृहदत्त वंश आपका पहला नंबर पे है, उसके बाद हर्यक वंश दूसरा नंबर पे है, ठीक है। बृहदत्त वंश ये आपका पहला था, ये दूसरा था, और उसके बाद शिशुनाग वंश तीसरा, और नंद वंश चौथा, और उसके बाद जो है आता है आपका मौर्य वंश, ठीक है। इसमें आपके चंद्रगुप्त हैं और बिंदुसार हैं, अशोक हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का जो है अशोक उत्तराधिकारी बनता है। और इसमें आप देखेंगे तो ये आप समझ गए। जैसे कॉलम सीरियल से अगर आपको बैठाना होगा तो पहले आप बृहदत्त वंश, फिर हर्यक वंश, फिर नंबर 3 शिशुनाग, फिर नंदवंश, फिर मौर्य वंश, इस तरह आपका जो है सीरियल बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा आगे देखिए, अब एक चीज़ और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बच्चे जो है कन्फ्यूजन में आप लोग कई लोग हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, एक बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का शासक है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार है, बिंदुसार,
ठीक है। आप देखिए हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो है बिंबिसार, बिंबिसार, और मौर्य वंश का कौन है? बिंदुसार। ठीक है, दोनों अलग अलग शासक हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए, अब जो है इस वीडियो में हम लोग हर्यक वंश को कवर करेंगे और अगले वीडियो में, आगे की वीडियो हम लोग शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो है हर्यक वंश को हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए हर्यक वंश जो है इसका समय है 544 से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश जो है शासन माना जाता है। उसके बाद इसकी स्थापना जो है हर्यक वंश का बिंबिसार ने स्थापना की थी, और इसका जो है जैसे आप पढ़ेंगे मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस नाम मिलता है, जैन धर्म में श्रेणिक नाम मिलता है बिंबिसार का, और इसको जो है दीपवंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस मिलता है जो राजगृह का शासक था। ठीक है, बोधिस के बाद जो है बिंबिसार शासक बनता है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हर्यक वंश को प्रीत्य जो है हंता भी कहा जाता है वंश। ठीक है ना, प्रीति हंता, ये देखिए प्रीति हंता, ध्यान दीजिएगा, इस वंश को प्रीत्यहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि एक के बाद जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु करता है, अजातशत्रु की हत्या जो है उदयन करता है, और इस तरह जो है प्रीत्यहंता जो है आपका वंश को कहा जाता है हर्यक वंश को। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी अगर एग्जाम में पूछता है तो आप जो है लिखिएगा। आगे देखिए, बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, बिंबिसार के पिता को जो है ब्रह्मदत्त ने हराया था, और उसका जो है आगे चल के बिंबिसार अंग पे कब्जा करता है, और ब्रह्मदत्त की जो है युद्ध में पराजित होती है और जो है मार डाला जाता है। आगे देखिए, और जो महावग के अनुसार इसकी 8,000 और कहीं जो है 80,000 भी लिखा हुआ है, किताबों में देखते हैं आप, तो 80,000 नगर मिलते हैं, जिसकी सीमा जो है इसके राज्य की बिंबिसार की सीमा 300 योजन थी। ठीक है, 300 योजन। और इन्होंने जो है बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और वेणुवन जो है वेणुवन बिहार और जो है संघ को दान में दिया था। गौतम बुद्ध को वेणुवन बिहार दान में दिया था। और ऐसा नहीं है कि आपका बिंबिसार बौद्ध धर्म अनुयायी था तो और धर्मों से, जैसे उस समय जो जैन धर्म थे और जो आपके ब्राह्मण धर्म थे उनसे भेदभाव करता था, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो सबके लिए समानता रखता था, किसी धर्म के प्रति द्वेष नहीं रखता था। तो इसलिए आप देखिए कि जो एक ब्राह्मण था, सोमदंड नाम का ब्राह्मण था, चंपा का रहने वाला था, तो उसने चंपा की जो आय होती थी वो पूरा आय जो है दान कर दिया था सोमदंड नामक ब्राह्मण को। सोमदंड नामक ब्राह्मण को चंपा की आय दान कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा इनकी पत्नियों के बारे में भी देख लीजिए दोस्तों। जैसे कि आप देखिए बिंबिसार की जो नीति थी वो पहले शादियों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करता है, उसके बाद फिर ब्रह्मदत्त को अंग पराजित करता है और अंग साम्राज्य को अपने अधीन कर लेता है, मिला लेता है साम्राज्य में। जैसे देखिए इनकी पत्नी का नाम पत्नी महाकोसला थी,
जो कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। चेलन्ना जो है वैशाली की राजकुमारी थी। चेलन्ना या छलना भी आप देखेंगे, नाम मिलेगा आपको। क्षेमा मध्य देश की राजधानी थी। विदेहवासिनी विदेह की राजकुमारी थी। ये सब जो है अब महावग्र के अनुसार तो करीब 500 रानियां थी आपके बिंबिसार की। तो और भी रानियां हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है प्रशासनिक अधिकारी भी देख लीजिए आप। बिंबिसार के प्रमुख जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो आप देखिए। जैसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उपराजा, ठीक है। उपराजा जैसे कि अजातशत्रु को जो है अंग का राजा बनाता है, ठीक है ना। उपराजा, मांडलिक राजा, सेनापति, सेनानायक महामात्र, व्यवहारिक महामात्र, ग्राम भोजक या न्यायाधीश, ठीक है। ये दोस्तों आपके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे अजातशत्रु। देखिए बिंबिसार जो है की हत्या अजातशत्रु कर देता है और जो है गद्दी पे अगला जो है राजा अजातशत्रु बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 492 में जो है अजातशत्रु की, ठीक है, बिंबिसार की जो हत्या होती है अजातशत्रु करता है, वो 492 ईसा पूर्व था, ठीक है। आगे देखिए, इसका दूसरा उपनाम कुणिक भी है अजातशत्रु का। और बुद्ध, महावीर, मखली, गोसाल, इसी के समय में इनको जो है निर्वाण प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को, महावीर को, मखली, गोसाल को, आजीवक संप्रदाय के जो हैं। उसके बाद राजगीर की किलेबंदी अजातशत्रु ने कराई थी। क्यों कराई थी? जो उस समय अवंती का शासक था, ठीक है, प्रद्योत, उससे जो है खतरा था, तो इसलिए जो है राजगीर की किलेबंदी कराता है। और उसने जो है जो विजय प्राप्त करता है अजातशत्रु, वो जो है कोसल, वज्जी, जो वज्जी संघ था, ठीक है, उस पे जो है विजय प्राप्त करता है। और जो वैशाली था, जो वज्जी संघ का नेतृत्व कर रहा था, उसको जो है 16 साल बाद युद्ध में पराजित करता है। युद्ध में जैसे कि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध से उनकी सहायता से जैसे कि पूछते हैं कि किस तरह जो है इनको पराजित किया जाए, तो गौतम बुद्ध के सलाह के बाद जो है वत्सकार मंत्री था, वो जाता है और लिच्छवी जो था उसमें जो है मतभेद पैदा कर देता है। उसके बाद जो है वैशाली को विजित करता है और युद्ध में जो है रथ मूसल और महाशिलाकंटक का जो है गुप्त रूप से प्रयोग करके और भारी मात्रा में जो है तबाही मचाता है यहाँ पे आपके वैशाली को, ठीक है। और बड़ी मात्रा में जो है सेनाएं मरती हैं। महाशिलाकंटक जैसे कि बड़े बड़े पत्थरों का जो है उसको फेंका जाता था उस पे आपके सेना पे, ठीक है। और उसी समय जो है अवंती नरेश प्रद्योत था, तो वो जो है चाह रहा था कि इसी समय जो है हमला करके और जीता जाए आपके अजातशत्रु के मगध को जो है। लेकिन ऐसी जो है उसकी योजना सफल नहीं हो पाती है। क्यों सफल नहीं हो पाती थी? कि दोनों जो है अवंती नरेश और जो है मगध के अजातशत्रु दोनों डरते थे, दोनों से भय था। उनको लगता था कि वो शक्तिशाली हैं, मतलब दोनों को लगता भय था कि वो जीत जाएगा, हम जीत जाएंगे, वो हम हार जाएंगे, इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद एक चीज और है, एक एग्जाम में आता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। बिंबिसार जो है जीवक, एक राजवैद्य थे उनके राज्य में, जीवक, ठीक है। तो जीवक को जो है गौतम बुद्ध की एक बार जो है वो गौतम बुद्ध बीमार होते हैं, तो उनके लिए वो भेजता है उपचार के लिए। और जो है
ये अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, ठीक है, उनको जो पांडु रोग हो जाता है वहाँ पे भी जो है उनके उपचार के लिए जीवक को भेजते हैं, ठीक है, बिंबिसार। ये भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसको जो है कौशल वज्जीसंग वैशाली को जो है विजय प्राप्त कर लेता है अजातशत्रु, और इसकी जो है इसके अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है। आगे देखिए अजातशत्रु का जो है उदयन उत्तराधिकारी होता है, जो कि अजातशत्रु की हत्या करके शासक बनता है, जिसका समय काल है 460 से 444 ईसा पूर्व में। देखिए बौद्ध धर्म में तो लिखा है जो है कि भाई ये प्रीतिहंता है, पिता को मरने वाला है, लेकिन जैन धर्म में आप पढ़ेंगे, जैन धर्म लिखता है कि भैया वो तो प्रीतभक्त था, वो तो पिता भक्त था, ठीक है। तो इस तरह की जो है अलग अलग धारणाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। और जो है ये राजधानी को पाटलिपुत्र, राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाता है अपनी राजधानी को, ठीक है। उदयन जो है जैन मतावलंबी था, जैन मत का अनुयायी था, और इसकी जो है हत्या हमें किताबों में मिलता है कि ये जो है जैन प्रवचन सुन रहा था जैन धर्मियों की, और एक गुप्तचर जो है छुरे द्वारा इसकी जो है हत्या कर देता है। वो जो है अवंती का गुप्तचर था, अवंती का गुप्तचर था, उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है उदयन की। इसके उत्तराधिकारी जो है अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक आगे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है वो है नागदशक। नागदशक दोस्तों जैसे कि जो ये तीनों शासक थे, अनिरुद्ध, मुंडक या नागदशक, तो ये जो है विलासी प्रवृत्ति के थे, अकर्मण्य थे, और राज्य शासन पे इनका विशेष ध्यान नहीं देते थे। ये अपने ही जो है मस्ती में, विलासता में पड़े रहते थे। तो जो है जनता इनसे जो है रुष्ट हो गई थी, काफ़ी जनता जो है रुष्ट हो गई इनसे, और जो है प्रीतहंता भी थे। एक के बाद जो है हत्याएं, पिता पुत्र की हत्या करता जा रहा था, इससे जनता में बड़ा आक्रोश था। तो जनता ने जो है इनको नागदशक को हटा करके, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, इसको हटा करके जनता जो है अमात्य शिशुनाग को मगध साम्राज्य का शासक नियुक्त करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो है आगे की वीडियो में हम लोग शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य चंद्रगुप्त के मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कुछ आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा इस टॉपिक के संदर्भ में, मगध के उत्कर्ष में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको जो है हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।